नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में कह सकते हैं प्राचीन इतिहास को आरंभ किया है 6 to 12 के एनसीईआरटी बेस को। और इसमें हमने इतिहास को जाना कि इसे किस तरह से 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। देखिए, प्रागैतिहासिक में हमने पाषाण काल को कंप्लीट कर लिया था, उसके तीनों काल को हमने कंप्लीट कर लिया था। आधे ऐतिहासिक में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ लिया है और आज हम ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। और आप जानते हैं, इसे कर सकते हैं कि जो हमारा ऐतिहासिक काल है उसे हमने 3 भागों में बांटा है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य को हमने पढ़ना आरंभ किया है और इस पे मैंने फर्स्ट वीडियो मुद्रा के बारे में, सिक्कों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने उस मुद्रा सिक्का वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सिक्कों के अध्ययन को मैंने गलत बता दिया था, उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं और मैंने मैक्स कह दिया था, न्यूमिस्मेक्स मैंने कह दिया था, तो आप उसे सुधार ले। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, आप इस क्रम को देख सकते हैं: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा और पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हमने मुद्रा को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अभिलेख को। किसे हम पढ़ेंगे? तो अभिलेख को। और अभिलेख के बारे में एक चीज़ और है, जैसे जैसे आप हर काल को जानेंगे, अगर आप उसमें अभिलेख को जानें, क्योंकि अभिलेख काफ़ी बड़ा है, हर राजाओं के अभिलेख आपको मिल जाएंगे, तो अगर आप उसे वहाँ पर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभिलेख को यहाँ पर पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे काल, काफ़ी सारे राजा, काफ़ी सारे राजवंश क्या होता है कि हमें याद अच्छे से नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर मैं खुद भी पढ़ती हूँ, तो मैं आपको अपने माध्यम से, अपने तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। एक टीचर की तरह आपको यहाँ पर सब बता कर आगे बढ़ जाना ऐसा नहीं है। तो जिस तरह से मैं खुद पढ़ती हूँ, याद करती हूँ, वैसे ही आपको पढ़ाने की कोशिश करना चाहूँगी। तो अभिलेख, चलिए हम जान लेते हैं कुछ अभिलेख के बारे में। तो यहाँ पर कुछ हम जरूर जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो अभिलेख है कर सकते हैं कि जब सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि ये साक्ष्य है ना, इतिहास जानने का काफ़ी ये हमारा साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है इसमें। और जब पत्थर पर लिखा जाता है तो उसे हम शिलालेख कहते हैं। पिलर, जब खंभे पर लिखा जाता है तो उसे स्तंभ, मीनार कहेंगे, स्तंभ लेख कहेंगे। जब दीवार पर लिखा जाता है तो उसे भित्ति लेख कहा जाता है। गुफाओं पर जब लिखा जाता है तो उसे गुफा लेख कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि भारत में अभिलेख लिखने का जो प्रचलन था वो किसने आरंभ किया? तो इसे अशोक ने आरंभ किया। किसे? अशोक ने। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने भी इसे किसी का कॉपी किया था। वो कौन था? तो वो ईरान के राजा डेरियस। तो इसमें काफ़ी सारी समानताएं भी है, काफ़ी सारे भिन्नता भी है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ईरान के राजा डेरियस का अशोक ने कॉपी करके अभिलेख बनाए थे, ठीक है। तो अभिलेख के लिए हम इतने ही जान लें। वैसे आप इसमें काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको अशोक की जो अभिलेख है उसके बारे में आपको एक वीडियो में अच्छी तरह से बता दूंगी। और जब हम हर काल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर राजा के अभिलेख जो है उसे भी मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट आता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य के बाद हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, ठीक है। तो विदेशी यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत है उसे भी कई सारे भागों में बांटा गया है, ठीक है। कई सारे इसे भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप देख सकते इतने सारे नाम है। यूनानी राजा है, चीनी लेखक है, अरबी लेखक है, यूनानी रोमन लेखक है, ठीक है। और ये सभी हर एक काल में, हर एक राजा के काल में आए हैं। तो विदेशी यात्री है,
इसे हम आज जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है हिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं। हिस्ट्री के पिता कहते हैं हेरोडोटस को। इतिहास के पिता कहते हैं हेरोडोटस को। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका। टेशियस है, इनसे पहले ईरान के हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, आप देखिए क्रम वाइज पढ़िए। फिर आता है प्लिनी। प्लिनी का नाम इसने लिखा नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, प्लिनी का नाम आता है। नेचुरल हिस्टोरिका की ये लेखक रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं एक अज्ञात व्यक्ति है, उसका नाम नहीं पता है, उसने पुस्तक लिख दी। ठीक है, उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस। इसकी पुस्तक का नाम है। इसे किसने लिखा ये हमें ज्ञात नहीं है। फिर आता है टॉलमी। ठीक है, तो टॉलमी ने कहा कि सूर्य घूमता है। आप इसे याद रखें, इसने कहा कि सूर्य घूमता है। इसकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। ठीक है, जियोग्राफी के ये लेखक है, लेकिन इसने कहा कि सूर्य घूमता है। लेकिन उसके बाद आता है कोपरनिकस। तो कोपरनिकस का कहना है कि नहीं, सूर्य तो नहीं घूमता है, घूमती तो पृथ्वी है। फिर केपलर है। ठीक है, अब चलिए अब हम कुछ और के भी नाम जान लेते हैं। तो नाम आता है अब इटली का। तो इटली से मार्को पोलो आता है और वो जाता है चीन। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम है जर्नी टू द चीन। उसके बाद यूनान से आता है मेगास्थनीज। यूनान की जो है उसका नाम रहता है मेगास्थनीज। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं, उनके समय में आते हैं। ठीक है, इतनी सारी आपको जानकारी जरूर है। चलिए अब हम कुछ चीनी यात्रियों के बारे में जान लेते हैं। फाहियान, ठीक है, फिर शुंगयुंग, हेनसांग और इतिशिंग, ये 4 के नाम हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं जो फाहियान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की। पुस्तक का नाम रहता है फो क्यू की। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हेनशा। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की और ये हर्षवर्धन के काल में आता है। इससे देखिए पहले तो ये स्टूडेंट बन के आता है, ये शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन फिर यह टीचर बन जाता है। ठीक है, और जब हम हर्षवर्धन पढ़ेंगे तो इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, किस तरह से इसने बौद्ध संगीति में, इसने 5वीं बौद्ध संगीति में ये भाग लेता है। ठीक है, इसका काफ़ी विरोध भी होता है, तो ये टीचर बन जाता है। फिर आता है इतिशिंग। ठीक है, और इसने त्रिपिटक का हस्तलिखित किया। इसने 400 कर सकते हैं कि इसने जो बुद्ध की जो कॉपी है त्रिपिटक की, 400 को उसने कॉपी किया, हाथ से लिखा। उस समय तो कॉपी मशीन तो जेरोक्स मशीन तो थी नहीं, तो उसने 400 को कॉपी किया और काफ़ी सारे को वो चीन भी लेकर जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और आप हेनसांग के बारे में याद रख ले कि इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, नीति का पंडित कहा गया है। ठीक है, तो हमने यूनानी के बारे में जाना, चीनी के बारे में भी जाना। अब हम कुछ अरबी लेखकों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी और इब्न बतूता। ठीक है, तो हम अपना कह सकते हैं कि जो सबसे पहले है अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में आता है। इसकी पुस्तक का नाम रहता है तहकीक-ए-हिंद। ठीक है, जो अल-बरूनी है उसकी किताब का नाम रहता है किताब-ए-हिंद। ये भी इसकी पुस्तक का नाम है किताब-ए-हिंद, अल-बरूनी। अल-मसूदी रहता है, उसने बताया भारत के मॉनसून के बारे में जानकारी दी। मॉनसून की जानकारी अल-मसूदी ने दी। फिर आता है अब्दुल रज़्ज़ाक। ठीक है, यहाँ पर आपका नहीं है। अब्दुल रज़्ज़ाक आता है, तो कह सकते हैं कि ये फारस का था। ठीक है, तो ये अब्दुल रज़्ज़ाक जो है वो आता है फारस से। मतलाई शाही पुस्तक का नाम है। इसमें दक्षिण भारत की जानकारी है। इब्न बतूता आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 14वीं शताब्दी में आता है। रेहला इसकी पुस्तक का नाम है।
ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य में मुद्रा को जाना, अभिलेख को जाना, ठीक है। और जो इसके बारे में हम जानकारी अपने और भी चैप्टर में देते रहेंगे। विदेशी यात्रियों में हमने यूनानी रोमन लेखक के बारे में जाना, चीनी लेखक के बारे में जाना, अरबी यात्रियों के बारे में भी विवरण को हमने जान लिया। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है साहित्यिक साक्ष्य। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक है। कह सकते हैं कि धार्मिक साहित्य को दो भागों में आपको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं गैर धार्मिक के बारे में, ठीक है। और इसमें आपका सबसे पहले नाम आता है अर्थशास्त्र का। धार्मिक को दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ठीक है। और साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक और लोकोक्तिक साहित्य, ठीक है। इसे आप याद रखें। तो जो गैर धार्मिक है, जो उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, उसमें सबसे पहले नाम आता है आपका अर्थशास्त्र का, ठीक है। सबसे पहले नाम आता है आपका अर्थशास्त्र का। इसके रचयिता कौटिल्य रहते हैं। कौटिल्य को आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर आता है कालिदास का नाम। इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकों को लिखा, अभिज्ञात, शाकुंतलम, ठीक है, मेघदूत, काफ़ी सारी है। फिर है आपका पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ। देखिए ये पूछता है कि भारत की जो प्रथम राजनीतिक शास्त्र पे आधारित पुस्तक कौन सी है, तो वो है आपकी मनुस्मृति, मनुस्मृति, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो ये और भी काफ़ी सारी पुस्तक है, ऐसा नहीं है कि मैंने 3 आपको बताया दिया तो इतना ही है, और भी काफ़ी सारी है और काफ़ी सारी इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है। अब हम जो सेकेंड है वो है धार्मिक। तो हम धार्मिक के बारे में जानते हैं। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य, मतलब गैर ब्राह्मण, इसमें बौद्ध और जैन आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका बौद्ध और जैन आता है। देखिए तो जैसे कि साहित्य है उसमें दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक और गैर धार्मिक। या फिर धार्मिक में आप कह सकते हैं कि उसे भी दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो गैर ब्राह्मण ना करके आप सीधे जैन और बौद्ध ग्रंथ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि उनकी पुस्तकों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। इसके बारे में तो हम विस्तार से पूरा चैप्टर ही है बौद्ध और जैन के बारे में, तो इसके बारे में हम विस्तार से आगे की वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जैन ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। तो कल्पसूत्र, आदि पुराण, ठीक है, आचरण सूत्र, 12 अंग, 12 उपांग, ठीक है, ये सभी पुस्तकें आपको जैन ग्रंथ की है। और मतलब आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जितने भी सूत्र है वो सभी जैन ग्रंथ में शामिल है, शामिल आप कर सकते हैं। और इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। फिर नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश को दिया। और 3 पिटक है, आप जानते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, तीनों के मिलाकर त्रिपिटक होते हैं। जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पिटक है वो है सूत पिटक। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। आप जानते हैं इंसाइक्लोपीडिया में काफ़ी सारी जानकारी या फिर सारी जानकारी दी रहती है। तो आप सूत पिटक को कह सकते हैं कि ये बौद्ध ग्रंथ का इंसाइक्लोपीडिया रहता है। फिर है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करना है, कैसे मतलब नियम जो है वो सभी विनय पिटक में दिए हुए हैं। फिर है अभिधम पिटक। तो इसमें बुद्ध के विचारों को, उनके दर्शन को इसमें रखा गया है। अब देखिए विचार और दर्शन क्या होता है। तो देखिए विचार दर्शन मतलब फिलॉसफी, मतलब किसी कह सकते हैं महान व्यक्ति के विचार जिसे सभी फॉलो करें। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी बड़े व्यक्ति के
विचार, जब वो काफ़ी सारे लोग उसको फॉलो करें, अनुसरण करें, उनको सुने माने, तो आप उसे उसके फिलोसफी पे आप चले तो ऐसा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो फिलोसफर है, उसके विचार है, उसके दर्शन है। ठीक है, तो ये सभी बुद्ध के विचार, उनके दर्शन अभिधम्म पिटक में सम्मिलित है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ में क्या है, तो जातक है। जातक में क्या है, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कह सकते हैं कि उनके जो कहानी है, पूर्व जन्म के 200 उनके जो जन्म है, कहानी है, ये सभी जातक में सम्मिलित है। फिर है अंगुत्तर निकाय, तो इसमें आपको 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। अंगुत्तर निकाय, ऐसे पूछा भी जाता है कि आप बौद्ध ग्रंथ के ऐसे किताब ग्रंथ के नाम बताएं जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, तो वो है आपका अंगुत्तर निकाय। फिर है ललित विस्तार, इसमें भगवान बुद्ध की जीवनी को विस्तार से लिखा गया है। ठीक है, तो इसका नाम है ललित विस्तार। तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ललित विस्तार मतलब बुद्ध की जीवनी का विस्तार। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो हो गया आपका गैर ब्राह्मण या फिर जैन धर्म। अब आता है धार्मिक में हमारा ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण में काफ़ी सारी है, काफ़ी सारी पुस्तकों के नाम भी है, और आगे हम वैदिक काल में भी इसे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो पॉइंट रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ से रहेगा, वेद उपनिषद। ठीक है, तो तब तक आप इसे रिवाइज करें, याद करें और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़ोर शोर से करें। तब तक के लिए धन्यवाद।